भारत के दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल तेलंगाना के रामप्पा मंदिर और गुजरात के 5000 साल पुरानी धोलावीरा नगर के अवशेष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हुए शामिल। अब विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के स्थलों की संख्या 40 हो गई है। चीन के फुझोऊ में 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच चली विश्व विरासत समिति की 44वीं ऑनलाइन सत्र में यह निर्णय लिया गया। समिति ने 25 जुलाई को भारत के तेलंगाना राज्य के पारमपेट गांव के नजदीक स्थित 13वीं शताब्दी के एक मंदिर को और 27 जुलाई को धौलावीरा को भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश और कांत स्टडी सर्कल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भारत के दो प्रसिद्ध स्थलों को विश्व विरासत सूची में स्थान मिली है। एक है तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और दूसरा गुजरात का धौलावीरा। तो आज हम लोग इन दो स्थानों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, साथ ही यह समझेंगे कि विश्व विरासत सूची क्या होती है, इसे कौन बनाता है और इससे क्या फायदा होने वाला है। वर्ल्ड की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों को सूचीबद्ध करने का काम विश्व विरासत समिति या वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है, जो यूनेस्को के अंतर्गत काम करती है। यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का गठन किया गया है, जो कि विश्व के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों को सूचीबद्ध करता है। इस कमेटी में 21 सदस्य देश होते हैं और यूनेस्को के कुल सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य देश हैं, करीब करीब वे सभी यूनेस्को के भी सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान में 3 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य तो हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, और उसी तरह से कुछ बहुत छोटे देश ऐसे हैं जो अभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं हैं लेकिन यूनेस्को के मेंबर हैं। ऐसे देश 3 हैं। यूनेस्को ने एक कमेटी का गठन किया है जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के नाम से जानी जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी या पहले विश्व विरासत कुल सदस्य राष्ट्र 21 हैं, जिन सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन कुछ सदस्य राष्ट्र मात्र 4 वर्ष में ही दूसरे को मौका देने के लिए इस कमेटी से हट जाते हैं, यानी वो अपनी सदस्यता मात्र 4 वर्षों के लिए धारण करते हैं और दूसरे देशों को इस समिति में आने का मौका देना चाहते हैं। यूनेस्को के नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसका काम क्या होना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संगठक इकाई है। जिस तरह से किसी किताब में कई चैप्टर्स होते हैं, कई यूनिट्स होती हैं और सारा यूनिट्स मिल करके एक किताब बनता है, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे संगठक इकाई यानी यूनिट्स हैं। उसी तरह का एक यूनिट यूनेस्को है, जिसके अंतर्गत विश्व के सदस्य देशों में शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व के प्रश्नों को देखना और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना यूनेस्को का मुख्य काम है। इसी काम के अंतर्गत उसने विश्व में कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सूची तैयार कराने का काम किया है, जो सदस्य देश अपने क्षेत्र के अंदर में प्रसिद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के अवशेषों या स्थलों का चयन करते हैं। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इसने वर्ल्ड हेरिटेज पर सहमति बनाने के लिए राष्ट्रीय विरासत कॉन्वेंशन 1972 में किया और अभिसमय के अंतर्गत यह घोषित हुआ प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने महत्वपूर्ण विरासत स्थलों की एक सूची बनाएंगे और वह सूची अस्थायी होगी, जिसे टेंटेटिव लिस्ट बोला जाता है।
यानी कोई भी विरासत स्थल उस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना चाहिए, और यह काम उस सदस्य देश का है जिस देश के अंतर्गत वह विरासत स्थल है। और इस सूची के अंतर्गत 3 तरह के महत्वपूर्ण विरासत स्थलों का चयन किया जाता है। एक तो सांस्कृतिक महत्व का हो, और दूसरा प्राकृतिक महत्व का हो या मिश्रित महत्व का हो, यानी उसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों हो। और इस विश्व विरासत समिति की मीटिंग का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन 2019 में कोरोना की वजह से इसकी सत्र का आयोजन नहीं हो पाया था, और यह 44वां सम्मेलन 44वां सेशन आयोजित हो रहा है, जो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चला। यह 44वां सत्र ऑनलाइन आयोजित हो रहा है, जिसमें सदस्य देश मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और उन सदस्य देशों ने भारत के भी इन 2 महत्वपूर्ण स्थलों को उस सूची में डाला है। देख सकते हैं यूनेस्को का गठन 1945 के नवंबर में हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अधिकतर देशों में जो शिक्षा और शिक्षालयों का उजाड़ हुआ था, पुस्तकालयों का उजाड़ हुआ था, या महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों का उजाड़ हुआ था, उससे आहत होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोचा कि इन स्थलों का पुनः निर्माण होना चाहिए, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़नी चाहिए, और एक दूसरे के इनमें समन्वय की भावना बढ़नी चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो सके। इस उद्देश्य से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का भी गठन किया गया था, और उसके अंतर्गत यानी द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूएन की ही एक महत्वपूर्ण इकाई है। और इस संगठन का उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, जिससे विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में रखा गया है, जो फ्रांस में है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में हुआ, और उसके अंतर्गत यह तय हुआ कि विश्व के महत्वपूर्ण विरासत स्थलों की एक सूची तैयार हो, और उन्हें उस सूची के अंतर्गत नामित किया जाए, और उस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय विरासत के रूप में देखा जाए, और उस सूची से चयनित स्थलों का देख रेख का जिम्मा यूनेस्को के अंतर्गत हो, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देख रेख करेगी। और उस स्थल के विकास और संवर्धन के लिए अगर आर्थिक जरूरत हो तो उसे भी यूनेस्को पूरा करेगा। यूनेस्को कई देशों में शैक्षिक प्रोग्राम के तहत आर्थिक मदद देता है, और शैक्षिक प्रोग्राम यह चलवाता है। विश्व के किसी भी राष्ट्र में अगर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थल है जिसकी विरासत का महत्व है, तो उसको पहचानने के लिए 10 पैमाने बनाए गए हैं, जिनके आधार पर विश्व विरासत सूची में उसे स्थान मिलता है। 2004 के पहले ये पैमाने अलग अलग थे, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तौर पर, लेकिन अभी कुल 10 पैमानों को एक साथ कर दिया गया है। जैसे सांस्कृतिक पैमाने के तौर पर वह विरासत रचनात्मक मेधा का अद्वितीय प्रदर्शन करता हो, या मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान उससे होता हो, या आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, उसके स्मारक कला, उसकी प्लानिंग, डिजाइन, ये सब यूनिक हो, या वह किसी नष्ट हुई सभ्यता की सांस्कृतिक परंपरा के तहत हो जो अभी भी आश्चर्य की तरह लगे। यानी कुल मिलाकर के बोला जाए तो वह एक यूनिक मास्टरपीस हो। और प्राकृतिक पैमाने के तौर पर वह असाधारण प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता हो, साथ ही उससे प्रकृति के इतिहास का भी पता लगने वाली स्थल हो सकता है, या वह स्थल हो जहाँ से जीवन के रिकॉर्ड मिलता हो, या वह स्थल हो जिसकी स्थलाकृतियों में बदलाव का उदाहरण वह प्रस्तुत करता हो। इकोलॉजी, वहाँ की या तटीय और समुद्री पर्यावरण, पेड़ पौधा या जानवरों के महत्व का प्रदर्शन करती हो, तो ऐसे स्थलों का प्राकृतिक सूची के अंतर्गत विरासत सूची में स्थान मिल सकता है। इस तरह से 3 तरह के स्थलों का चयन होता है, एक सांस्कृतिक महत्व के, दूसरा प्राकृतिक महत्व का, और तीसरा मिश्रित महत्व का, यानी उसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व हो। जैसे काजीरंगा का उद्यान मिश्रित महत्व का है, जिसे विश्व विरासत सूची में स्थान मिला हुआ है। फ्रेंड्स, इस सूची में चयन का तरीका क्या है जान लीजिए। सबसे पहला काम है टेंटेटिव लिस्ट तैयार करना, यानी संभावित सूची की तैयारी। अब यह टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है, तो कोई भी सदस्य देश अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का दस्तावेजीकरण करेगा, यानी उसका दस्तावेज तैयार करेगा, उसको ही संभावित सूची बोला जाता है।
और इस सूची से ही किसी स्थल को नामित किया जाता है। इस सूची के अलावे किसी स्थल को नामित नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा काम होता है नामांकन फाइल करना, मतलब हर वर्ष विश्व विरासत समिति की बैठकें होती हैं और उन बैठकों किसी भी सदस्य देश के द्वारा नामित किए गए स्थलों पर विचार होता है। कोई भी देश अपने विरासत स्थल को उस सूची में नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकता है ताकि वह कमेटी उस पर विचार कर सके। अब समिति जांच कराएगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिषद या विश्व संरक्षण संघ नामित स्थलों पर जाएगा, उसकी जांच करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा और उन रिपोर्टों को समिति में प्रस्तुत करेगा। विश्व धरोहर समिति को वह सिफारिश करेगा कि इन स्थलों पर विचार किया जाए। और इसी तरह की एक ऑनलाइन मीटिंग 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चीन में चली और उस मीटिंग में ही भारत के 2 स्थलों के चयन का निर्णय लिया गया, जिनमें से पहला स्थल 25 जुलाई को चयनित हुआ, जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल धौलावीरा, जो गुजरात के खादरी बेट पर स्थित है, उसे शामिल किया गया। आइए इन दोनों स्थलों की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। अभी हम लोगों ने देखा कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो रामप्पा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, उसे विश्व विरासत सूची में जगह मिली है। अब भारत में इस सूची में 40 नाम शामिल हो गए हैं। 39वें नाम के तौर पर रामप्पा मंदिर का नाम आया है, जो 25 जुलाई को मंजूर किया गया। किसने मंजूर किया? विश्व विरासत समिति ने मंजूर किया। उसके सत्र का आयोजन 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चाइना में हुआ। हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से इसके सत्र का आयोजन 2020 में नहीं हो पाया था। दूसरा स्थल को 27 जुलाई को मंजूरी मिली, वह है धौलावीरा। अखबारों की खबरों के अनुसार कहा गया है कि नॉर्वे एकमात्र सदस्य देश है जिसने इस मंदिर को सूची में शामिल करने का विरोध दर्ज कराया। मुख्यतः यह शिव मंदिर है, लेकिन इस मंदिर का नाम इसके निर्माता के नाम पर आधारित है। मूर्तिकार शिल्पकार रामप्पा थे और रामप्पा के नाम से ही यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ है। रामप्पा मंदिर के नाम से यह भारत में तो प्रसिद्ध है ही, अब विश्व में भी फेमस हो चुका है। इस मंदिर को काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रचेरला रुद्र ने निर्मित कराया था और उसके एक अभिलेख से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में हुआ था और माना जाता है कि उस मंदिर को निर्मित कराने में लगभग 40 वर्षों का समय लगा था और रामप्पा ने अपना प्रमुख समय 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में व्यतीत किया था। इसलिए इनके नाम से यह मंदिर फेमस हो चुका है, जो रामप्पा मंदिर कहलाता है। और गणपति देव एक काकतीय राजा थे। काकतीय राज्य 12वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में वहां पर काफी प्रसिद्ध रहा। गणपति देव काकतीय वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इनकी बेटी का नाम रुद्रांबा था, उसने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था। और हम जानते हैं कि काकतियों की मंदिर निर्माण की समृद्ध परंपरा रही थी और काकतियों का ध्यान कला और संस्कृति की तरफ कुछ ज्यादा ही था। काकतियों का नृत्य, संगीत और कला में खास रुचि का प्रदर्शन हुआ है और इस मंदिर से भी उनके नृत्य, संगीत और कला के प्रदर्शन की सूचना मिलती है। उन्होंने कई मंदिरों की श्रृंखला बनवा रखी थी। उनमें से एक और प्रसिद्ध वारंगल के हनुमकुंडा के पास हजारा मंदिर, यानी उसमें 1000 स्तंभों की वो मंदिर है, जो इससे भी कहीं सुंदर दिखती है। वहीं पर अम्बा मंदिर है, जो रुद्रांबा के द्वारा निर्मित कराया गया था। इसके अलावा वारंगल का किला है, जो उनके श्रेष्ठ स्थापत्य कला का उदाहरण है। आइए जानते हैं रामप्पा टेम्पल की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। इसका आधार तारा की आकृति में है और आधार करीब 6 फीट ऊंचा है, यानी 6 फीट ऊंचे चबूतरे को निर्मित किया गया है जो तारा के आकार में है। और उस चबूतरे को बनाने में सैंड बॉक्स तकनीक का उपयोग हुआ है। सैंड बॉक्स तकनीक क्या होता है? एक विशाल गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में बालू की रेत, गुड़ और हरड़ की फलों को मिला करके यानी मिश्रित करके उस गड्ढे को भर दिया जाता है। गुड़ और हरड़ बालू और रेत को पकड़ने का काम करते हैं और इस तरह से वह एक
कुशन की तरह तैयार हो जाता है, यानी कभी भूकंप आया तो वह हल्का जंप करता है, इस तरह से दबाव को कम कर देता है और यह मंदिर भूकंप में भी सुरक्षित रह सकता है। और इस तरह से उस समय के प्रचलित तकनीक का श्रेष्ठ उदाहरण है मंदिर की शिल्पकला। यानी उस मंदिर का बेस को सैंडबॉक्स तकनीक से तैयार किया गया है, साथ ही उसके फर्श को ग्रेनाइट पत्थरों से तैयार किया गया है और स्तंभ बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित हैं। स्तंभों पर सुंदर चित्रकारियां की गई हैं। उस मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुए पत्थर से निर्मित है और ऊपरी हिस्सा को हल्का रखने के लिए, ताकि छत का भार नहीं बढ़े, छिद्रयुक्त हल्की ईंटों से उसे बनाया गया है। और माना जाता है कि वो हल्की ईंटें इतनी हल्की हैं कि पानी में भी तैर सकती हैं। और इस कह सकते हैं कि उसका गोपुरम हल्की ईंटों से निर्मित है और उसकी दीवार, छतें, स्तंभ पर सुंदर लेकिन काफी जटिल चित्रकारियां की गई हैं। काफी जटिल नक्काशियों के द्वारा उनकी सजावट की गई है और उन पर रामायण के कुछ चित्र चित्रित किए गए हैं। साथ ही काकतीय संस्कृति का मुख्य अंग रहा वहाँ का नृत्य, संगीत की चित्रकारियों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ महिला नर्तकियों का और संगीतकारों का जीवंत चित्रण मंदिर की दीवारों पर हुआ है। इस तरह से उसकी संस्कृति की एक विशिष्ट शैली की पहचान उस मंदिर से हो जाती है। यही वजह है कि विश्व विरासत सूची में इसे जगह मिली है। इस तरह से विश्व विरासत सूची पर भारत के 39वें स्थान के तौर पर यह दर्ज हुआ है। साथ ही एक और स्थल है जिसे भारत के 40वां स्थान के तौर पर दर्ज किया गया है और इस तरह से भारत के 40 स्थानों की उपस्थिति उस सूची में हो चुकी है। कुल मिलाकर के 32 उसमें सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 प्राकृतिक महत्व के हैं और 1 निश्चित महत्व वाला स्थल है जो काजीरंगा उद्यान है। आइए जानते हैं धौलावीरा के बारे में। इसे भी विश्व विरासत सूची में 27 जुलाई 2021 को स्थान मिला है। इसकी अवस्थिति गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुके में है, जो कि खादिर बेट के उत्तर पश्चिम कोने में अवस्थित है और वर्तमान में धौलावीरा नाम से एक गांव है जिसकी जनसंख्या लगभग 2000 की है। वहाँ के एक टीला जिसे कोटरा बोला जाता है, उसकी खुदाई से हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं, जो कि नगर संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह व्यापारियों का नगर हुआ करता था और व्यापार की समुचित प्रणाली थी। धौलावीरा में कभी एक बंदरगाह भी रहा होगा, जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए समुद्री मार्ग हमेशा यूज में होते रहता था और धौलावीरा का संपर्क मेसोपोटामिया तक था, क्योंकि मेसोपोटामिया की कब्रों से बहुत सारी वस्तुएं ऐसी मिली हैं जो धौलावीरा के कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी। इस तरह से उस समय का यह प्रमुख व्यापारिक नगर था। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े महत्वपूर्ण नगर थे, जिनमें से 5वां स्थान इसका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरी वाला 3 तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए। स्वतंत्रता के बाद रोपड़ की खुदाई हुई और रोपड़ से पता चला कि यह भारत का सबसे विस्तृत और बड़ा स्थल है और उसके बाद स्थान है धौलावीरा का, जिसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया और जगपति जोशी के द्वारा वहां पर उत्खनन कार्य कराया गया। तब जाकर के कहीं संस्कृति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी सामने आई। उसके बाद 1990 से 2005 आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में भी यहाँ पर उत्खनन कार्य कराया गया और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता चला और दुनिया इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं से रूबरू हो सकी। महत्वपूर्ण विशेषताओं में इस तरह से हैं जो इसे विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं, जैसे वहाँ के जल प्रबंधन की समुचित प्रणाली थी। हम जानते हैं कि अभी धौलावीरा गांव में उत्तर से मनसर और दक्षिण में मनहर नामक 2 रिवरिन बहती हैं, मतलब ऐसी नदी धाराएं जो मौसमी हैं, बरसात के मौसम में उनमें पानी रहता है। तो माना जाता है कि उस समय के धौलावीरा वासियों ने उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था की होगी, जो उन स्रोतों से पानी उसे प्राप्त होता होगा, क्योंकि जल प्रबंधन के लिए वहां से कई सारे अवशेष मिल चुके हैं और उन अवशेषों में पानी भरने की व्यवस्था को देख करके आज भी इतिहासकार दंग हैं और वर्षा जल के एक एक बूंद का संचय करने के लिए वहां पर जुगाड़ किया गया था।
और उस जुगाड़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि तत्कालीन विश्व के उन्नत जल प्रबंधन की विधि और तकनीक को धौलावीरावासी जानते थे और यह बात उन्हें विशिष्ट बनाती है। जिस तरह से मोहनजोदड़ो की अपनी एक अलग खासियत थी कि एकदम समुचित ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था का होना, उसी तरह से यहाँ जल प्रबंधन व्यवस्था का होना धौलावीरा को खास बनाता है। साथ ही साथ यहाँ से भी ढकी हुई नालियां प्राप्त होती हैं, जो कि सिंधुकालीन विशेषता है। रक्षा व्यवस्था के कई स्तरों का पता यहाँ से चलता है, क्योंकि नगर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी हिस्सा दुर्ग, पिछला हिस्सा मध्यम नगर जिसे बोला जाता है, और सबसे पूर्वी हिस्सा जिसे जन सामान्य या आम जन का हिस्सा बोला जाता है। इस तरह से धौलावीरा 3 भाग में बटा हुआ एक नगर हुआ करता था, जिसकी जनसंख्या अनुमानित रूप से 15-20 हजार या किसी ने इसे 50 हजार तक बोला है। और उतने लोगों का प्रबंधन करना और समुचित नागरिक जीवन देना उस समय के दौर के लिए एक विशिष्ट बात रही होगी। कम से कम 2 टीले पत्थरों की दीवारों से दुर्गीकृत किए गए हैं। एक आयताकार आकार के पत्थरों से नाई करके दीवार के भीतर बंद किया गया है, और इस तरह से संपूर्ण नगर को ही पत्थर की 4 दीवारी से घेरा गया है, जो उसे खास बनाता है। इस तरह से सुरक्षा के लिए कई लेयर बन जाते हैं, और पत्थरों की चिनाई का काम से पता चलता है कि यह शैलकृत शिल्प का प्रसिद्ध उदाहरण है धौलावीरा, जो हड़प्पा के अन्य स्थलों से इसे अलग बनाता है। यहाँ पर शव को दफन करने के लिए खास संरचनाएं बनाई गई हैं। वहां पर कहीं भी मानवीय अवशेष नहीं मिले हैं, बल्कि कीमती पत्थर गड़े हुए मिले हैं। धौलावीरा से प्राप्त लिपि भी खास है। वहां से सिंधो लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं, जो जिप्सम के बने हुए हैं, और उन्हें एक लकड़ी के सांचे में फीड किया गया होगा। लकड़ी तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वो जिप्सम के बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं। हम जानते हैं कि हड़प्पा की लिपियों को पढ़ना संभव नहीं हो सका है। अनुमान किया जाता है कि वे लिपियां बाहरी द्वार पर साइन बोर्ड की तरह लगी होंगी और धौलावीरा की सुंदरता को काफी बढ़ा देती होंगी। साथ ही साथ धौलावीरा से 2 बड़े मैदान मिले हैं। तो किसी ने तो बताया कि वो स्टेडियम है, या हो सकता है कि वो खेल के आयोजन, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए रखा गया हो, और हो सकता है कि उन बड़े मैदानों का प्रयोग बाजार लगाने के लिए भी होता हो। इस तरह से वहां से खुले मैदान का मिलना भी धौलावीरा को खास बनाता है। कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। वह भचाऊ तालुके में है और खदर बेट नामक द्वीप पर उत्तर पश्चिम कोने में अवस्थित है। और अभी वर्तमान में वहां से मनसर, जो कि उत्तर से होकर के बहती है, और मनहर, जो कि दक्षिण से होकर के बहती है, ये 2 जल स्रोतें हैं। और इनमें सालों भर पानी का अभाव रहता है, लेकिन बरसात में इनमें पानी जरूर रहता है। और माना जाता है कि उस समय धौलावीरा के जल संरक्षण प्रणाली का यह महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। साथ ही साथ वहां से वर्षा जल के संचय करने की समुचित व्यवस्था का भी प्रमाण मिला हुआ है। इस तरह के कई स्ट्रक्चर वहां से मिले हैं जो जल संरक्षण का काम देते होंगे। और रक्षा प्राचीर की दीवारों से कई ऐसी नालियां मिली हुई हैं जहां से जल का समुचित बहाव होता था और उसे स्टोर किया जाता था। और जल की निकासी के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। एक तो हाथ और चमड़े से बनी हुई बाल्टी का प्रयोग करके, और दूसरा बैलों के उपयोग से चमड़े के बड़े थैले को कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए बैलों का यूज किया जाता था। समय के जल प्रबंधन को दर्शाता है और उनकी तकनीक को दर्शाता है। साथ ही अभी वर्तमान में बेट द्वीप जो है वह कच्छ के मैदान में है, और चारों तरफ से कच्छ का मैदान जो है वो कीचड़ युक्त है, यानी कह सकते हैं कि नमक के कीचड़ से युक्त है, क्योंकि समुद्री इलाका है जहां समुद्र के पानी की वजह से वह कीचड़ युक्त हो गया है। कभी धौलावीरा तक नौका गमन की सुविधा हुआ करती थी, और धौलावीरा बंदरगाह रहा होगा जिसका प्रत्यक्ष संपर्क मेसोपोटामिया और उस समय के कई सभ्यताओं से रहा होगा, जिनसे व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। कई कच्चे माल वहां मंगाए जाते थे और निर्मित माल वहां तक भेजे जाते थे। और जब मेसोपोटामिया के शहर का पतन हो गया तो धौलावीरा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी थी, और इस तरह से धौलावीरा का भी महत्व कम होने लगा था, और अन्य हड़प्पाई शहरों की तरह ही इसका भी पतन
होना और संभाव्य हो गया था, लेकिन इसके पतन के मुख्य कारण के रूप में जल स्रोतों का सूख जाना और व्यापार की अवनति है। यहाँ से उत्खनन का कार्य जेपी जोशी ने 1967-68 में कराया और साथ ही साथ आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1990 से 2005 के बीच में बहुत सारे उत्खनन कार्य कराए गए और उनसे बहुत सारी जानकारियां सामने आई।